दोस्तों, ये देश ऑरे से चलता है और ऑरा परसेप्शन से बनता है। और परसेप्शन की जो लकीर 2014 में नरेंद्र मोदी ने खींची, उस लकीर को मिटा पाने की स्थिति में इस देश के भीतर में कोई भी राजनेता खड़ा नहीं हो पाया। सीधे कहें तो राष्ट्रीय नेता या क्षत्रपों की स्थिति भी ऐसी रही नहीं कि मोदी के ऑरे को वो ढा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव ने प्रधानमंत्री मोदी के ऑरे को धूमिल कर दिया, सही मायने में उस चकाचौंध को ही खो दिया और सही मायने में उस परसेप्शन की ही हवा हवाई कर दी जिसको लेकर वह दिल्ली से पश्चिम बंगाल जीतने निकले थे। और परिस्थितियां देखिए 360 डिग्री में आज की तारीख में कैसे घूम चुकी है। जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पश्चिम बंगाल की गलियों में लगातार 1 महीने तक नजर आते रहे, आज उसी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली की गलियों में घूम रही है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के नायकों से मिलना चाहती है। उन नायकों को जो हारे हुए हैं उनको फिर से जीत का सेहरा पहनाने के लिए एक बिसात बिछाना चाहती है। और तो और प्रधानमंत्री के दरवाजे पर पहुंचकर इस बात का संदेश दे रही है कि दरअसल यह देश संघीय ढांचे से चलता है और किसी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मिलने से रोक नहीं सकता है। राज्यों की मांग को नकारा नहीं जा सकता है। कल तक जिक्र सीबीआई का था, ईडी का था, आईटी का था, लेकिन आज मुख्यमंत्री के तौर पर आपसे मिलने आए हैं। ये बताने आए हैं कि पश्चिम बंगाल की जरूरत क्या है। यह जानकारी देने आए हैं कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री जब चुनाव जीतता है तो औपचारिकतावश ही सही प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जरूर आता है। लेकिन यह एक ऐसी मुलाकात आज की है जिस मुलाकात के दायरे के भीतर में शायद एक चेतावनी है, शायद एक चुनौती है, शायद उस ऑरे में सेंध लगाने की एक कोशिश है और शायद उस परसेप्शन को तोड़ने की जरूरत अब ममता बनर्जी को महसूस होने लगी है जो बीते 7 बरस से देश में छाया हुआ था। सवाल यही हो चला है कि क्या वाकई 2014 का जो ऑरा प्रधानमंत्री मोदी का था 2021 में आकर वो ढहने लगा है? क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस परसेप्शन को बीते 7 वर्ष में इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने लिए खड़ा किया, पश्चिम बंगाल ने उसे इस तर्ज पर ढा दिया कि देश के भीतर की तमाम मुश्किल हालातों को लेकर अब यह देश सोचने लगा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी सोचने लगी है। लेकिन अगर चुनाव को गणित के इशारे से देखिएगा तो फिर ममता बनर्जी के अनुकूल स्थितियां नहीं है। लेकिन अगर परसेप्शन और ऑरे के लिहाज से देखिएगा तो फिर सादगी के साथ ममता बनर्जी की सूती साड़ी, हवाई चप्पल, छोटी गाड़ी और प्रधानमंत्री निवास में घुसकर हाथ मिलाने से पहले नमस्कार करना, फूलों का गुलदस्ता देना और उसके बाद जो संवाद बनाना, वो संवाद इस बात के संकेत हैं कि ममता बनर्जी जान चुकी है कि उनकी सरकार को गिराने का प्रयास संवैधानिक संस्थाओं के जरिए जो दिल्ली ने किया उसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। तो उसके बाद अब पश्चिम बंगाल का गढ़ ममता बनर्जी के लिए महफूज है। तो क्यों नहीं दिल्ली के गढ़ को हिलाया जाए, क्योंकि दिल्ली के सामने बहुत सारी चुनौतियां एक साथ खड़ी है। संसद चल नहीं पा रही है, देश में जासूसी हो गई, लेकिन सरकार इसको आपराधिक दर्जा देना नहीं चाहती है, जबकि फ्रांस तक में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली ने आंखें बंद कर ली हैं, कानों पर रुई ठोस ली है। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में पहली बार ऐसा भी मौका आया जब खूनी खेल इस देश के 2 राज्यों में हो गया और गृह मंत्री खामोश रहे, जनता के बीच आकर कुछ भी नहीं बोले। यह भी पहली बार है कि दुनिया भर की नजर भारत के भीतर की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर है। दुनिया की नजर भारत के भीतर किसान आंदोलन को लेकर है और दिल्ली से लेकर अब लखनऊ के दरवाजे तक भी किसान पहुंचकर जब यह चुनौती दे रहा है कि आपको अब कहीं जीतने नहीं देंगे, तो संकेत साफ है, वो ऑरा, वो परसेप्शन ढह रहा है और ममता बनर्जी इसी में सेंध लगाने आई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिन नायकों के साथ या जो हारे हुए राजनेता हैं उनके सहारे या उनके कंधे का सहारा लेकर वाकई ममता बनर्जी क्या दिल्ली में सेंध लगा सकती है? गणित बिल्कुल ममता के खिलाफ है, क्योंकि ममता के साथ खड़े नेताओं की फहरिस्त में कमलनाथ से मुलाकात को आप देख सकते हैं, आनंद शर्मा से मुलाकात को आप देख सकते हैं, लेकिन इसके दायरे में आपको शरद पवार को समझना होगा।
इसके दायरे में अखिलेश यादव को समझना होगा, केजरीवाल को समझना होगा, तेजस्वी यादव को समझना होगा, हेमंत सोरेन को समझना होगा, उद्धव ठाकरे को समझना होगा, यानी एक उस पूरी कतार को समझना होगा जिस कतार को साथ लेकर भी गणित के लिहाज से ममता बनर्जी कहीं जीत हासिल नहीं कर पाती। और यहीं से शुरुआत होती है उस परसेप्शन की जिस परसेप्शन को उस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिया था और अपने औरे को यह कहकर बड़ा किया था, अगर हम आ गए तो ब्लैक मनी ले आएंगे, अगर हम आ गए तो इस देश के भीतर में हर कोई सुरक्षित होगा, अगर हम आ गए तो इस देश में शेयर बाजार का खेल नहीं होगा, अगर हम आ गए तो महंगाई नहीं होगी, अगर हम आ गए तो रोजगार खूब मिलेगा, अगर हम आ गए तो इस देश की अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर टिकी है वो लहलहाने लगेगी और खेत और मजदूर और किसान वह तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ गुथा हुआ नजर आएगा। एक ऐसा परसेप्शन 2014 में नरेंद्र मोदी ने बनाया जो 2021 में आते आते इतना हवाई हो गया कि मंत्री के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वह कहते हैं बीते 10 बरस से स्विस बैंक में कितना काला धन भारतीयों का है हमको नहीं पता है। 10 साल यानी 2014 में जो 15 लाख का दावा भी किया जा रहा था वो हवा में था। यानी इस देश के भीतर में जिन बातों का जिक्र 2014 में किया गया, अगर तब से लेकर अब तक की परिस्थितियों को देखें तो जो भी इस देश का नया नायक होगा उसमें इतना नैतिक बल होना चाहिए कि वाकई वह दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने से पहले उन तमाम निर्णयों को और जो भी पॉलिसी के निर्णय लिए गए उसको ढाने की ताकत उसके पास क्या वाकई है। लेकिन एक आखिरी बात, ऐसा भारत की राजनीति में पहली बार हुआ है जब दिल्ली पूरे तरीके से बंगाल जाकर इस बात का ऐलान करता है कि तुमको हम ध्वस्त कर देंगे और उसके बाद वही बंगाल की नायिका निकलकर दिल्ली आती है ये कहने के लिए अब हम तुमको ध्वस्त कर देंगे। ये सियासत की एक ऐसी टैगलाइन है जो भारत की राजनीति में इससे पहले कभी आपको देखने को नहीं मिली होगी। एक वक्त मोदी ने अपने तौर पर इस देश के इंस्टीट्यूशंस को साथ लिया, राज्यपाल साथ में खड़े थे, हाई कोर्ट साथ में खड़ा था, एनएचआरसी को साथ में खड़ा किया जिससे चुनाव अगर ममता जीत गई है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दे, वहां भी उनको हार मिली। ऐसे में ममता बनर्जी जब रिबाउंस करके दिल्ली पहुंची और 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री को गुलदस्ता सौंप के इस बात का जिक्र किया, अब हम आपको चुनौती और चेतावनी देने आए हैं कि 2024 के लिए सतर्क रहिए। ये मैसेज है इस देश के उस डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी इस देश के भीतर में खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट नहीं चलती है, जासूसी किसी की भी हो जाती है, किसान से पूछकर किसान के कानून बनाए नहीं जाते हैं। इस देश के भीतर में मजदूर को हायर फायर करने की स्थिति को बैठकर एक अध्यादेश लाकर जारी कर दिया जाता है। इस देश के भीतर में अपने कॉरपोरेट मित्रों के हवाले सब कुछ कर दिया जाता और एक चू चपाड़ आपको संसद से सड़क तक सुनाई नहीं देती है। यह लोकतंत्र का एक ऐसा विभत्स चेहरा है जिस विभत्स चेहरे पर वाकई सेंध कौन लगाएगा ये महत्वपूर्ण ज्यादा हो चला है बनिस्पत और खत्म हो चला है। जो प्रधानमंत्री मोदी का है 2014 का और खत्म हो चला है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं।